वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला वाला खत्म हुआ था, यानी जब डिंकी को लैन के वेडिंग अटेंड करने के बारे में पता चलता है। वो सोचता है कि पिछले लूप में तो वो वेडिंग अटेंड करने नहीं गई थी, तो इस बार किसने वो चेंजेस किए कि अब वो भी इस ब्लास्ट का हिस्सा बनने जा रही है। वो अब अपने कलीग के वहाँ केक शॉप में पहुँचता है, जहाँ वो केक पैक होकर डिलीवरी वैन में रखा जा रहा था। डिंकी और उसके कलीग नोटिस करते हैं कि एक हेलमेट पहना हुआ आदमी स्कूटर से आता है और उसने एक बड़ा सा बैग पहना होता है। वो उस बैग से केक में कुछ रखने जा ही रहा होता है कि डिंकी और उसकी टीम वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का ओनर आ जाता है और उनको बताता है कि वो तो सिर्फ उसका स्टाफ है जो वहाँ केक पे सिर्फ शुगर फिगरेंस रखने आया था। डिंकी अब नोटिस करता है कि इस इंसिडेंट की वजह से एक छोटी भीड़ इकट्ठा हो गई है और उसको रियलाइज होता है कि वो लोग काफी ऑब्वियस हो रहे हैं। अगर स्क्विड उनको देख रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि पुलिस में भी कोई टाइम लूप एक्सपीरियंस कर सकता है और वो ज्यादा सावधान हो जाएगा। अब हम पुलिस स्टेशन में डुएन को देखते हैं, जिसने फाइनली फूजुन को इंट्रोगेशन रूम से फ्री कर दिया होता है। फिर वो फूजुन को कुछ पैसे ऑफर करता है क्योंकि डुएन की इंट्रोगेशन की वजह से फूजुन ने बहुत सारी डिलीवरीज मिस कर दी थी और वो पैसे नहीं कमा पाया, लेकिन फूजुन वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करता और डुएन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम फूजुन को सारा दिन दौड़ भाग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो मिस की हुई टाइम की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज लेता है। ऐसे ही एक डिलीवरी करते हुए जब वो दौड़ रहा होता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब डुएन को इस बारे में पता चलता है तो वो फूजुन को देखने आता है और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। वो फिर डिंकी को कॉल करता है और कहता है कि आज उसके कारण एक मासूम की जान चली गई, और जिस केक को चेक करने के लिए डिंकी ने फूजुन को कुछ देर और इंट्रोगेशन करने को कहा था, उस केक में भी कोई एविडेंस नहीं मिला। ये कहकर वो फोन काट देता है। डिंकी अब खुद से कहता है कि वो अगले लूप में फूजुन की जान बचाने की कोशिश करेगा। अब डिंकी भी अपनी पूरी टीम के साथ जाओ की वेडिंग अटेंड करता है और जब वहाँ लैन पहुँचती है तो वो उससे अपने नजरें नहीं हटा पाता क्योंकि वो ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यूएनजी लैन को अपने सभी क्लाइंट से मिलाता है और उनको बताता है कि वो मोमा की नई असिस्टेंट चीफ रिसर्चर है। ये देखकर शिया और हान यूफे को काफी गुस्सा आता है। कुछ देर बाद वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और जब रिंग्स एक्सचेंज हो रही होती है तो लैन डिंकी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है। वेडिंग सेरेमनी खत्म होते ही डिंकी देखता है कि शिया, टेंगशिन और हान यूफे अपनी सीट छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो वो अपने ऑफिसर्स को उन्हें फॉलो करने को कहता है। वो याद करता है कि वो तीनों ही पिछली लूप में ओरिजिनल साइट पे नहीं थे, तो ऐसा हो सकता है कि ठीक ब्लास्ट से पहले वो तीनों वहाँ से कहीं चले गए हो। यूशेन देखती है कि शिया बार एरिया में वाइन पी रही होती है, वहीं फैंगलू देखती है कि टेंगशिन बालकनी एरिया में गई है और गुसोंग देखता है कि हान यूफे कहीं साइड के एरिया में बैठकर फोन चला रहा है और तीनों ही सस्पिशियस नहीं लग रहे थे। अब वक्त हो जाता है केक कटिंग का और इसी वक्त पिछली लूप में वो ब्लास्ट हुआ था। ग्रूम स्टेज में आ जाता है पर ब्राइड बहुत देर तक स्टेज पे नहीं आती। फिर हमें ब्राइड की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि एक आदमी ने ब्राइड के गले में चाकू रखा है और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। जब ग्रूम उसके पास जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में चाकू मार के घायल कर देता है। इस शोर की वजह से शिया और हान यूफे भी अलर्ट हो जाते हैं और दूर से ही सारा तमाशा देखने लगते हैं। डिंकी काय से कहता है कि वो यूएनजी और उसके आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करे और बाकियों से कहता है कि वो जहाँ है वहीं तैनात रहे। फिर वो उस आदमी की तरफ बढ़ता है जो ब्राइड से कह रहा होता है कि उसने किसी और से शादी क्यों करी और अब वो इस सुंदर सी वेडिंग को एक फ्यूनरल में बदल देगा। डिंकी उस आदमी के पास जाता है और उससे रुकने को कहता है, पर वो डिंकी की ही तरफ चाकू घुमाने लगता है तो डिंकी सीधा अपनी गन निकालकर उस पे गोली चला के उसे घायल कर देता है, जिसे देख आसपास के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, खास तौर पर लैन। अब डिंकी पूरी भीड़ को शक की नजरों से देखता है और सोचता है कहीं इस पूरे केओस का कारण स्क्विड ही तो नहीं। फिर कुछ ऑफिसर्स उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं और डिंकी काय से कहता है कि वो यूएनजी को वहाँ से लेकर चले जाए। काय यूएनजी और लैन को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और लैन बार बार फिक्र से डिंकी की ओर देखती हुई वहाँ से चली जाती है। हान
हान यूफे फिर डिंगजी को रोकता है और उसे अब पता चल गया है कि वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं है। वो पूछता है क्या जो आदमी ब्राइट को रोक रहा था वही उसके पापा का कातिल है। डिंगजी उससे कहता है कि उसके पास अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, पर वो इसके इंट्रोगेशन करके सच का पता लगा लेंगे। हान यूफे फिर डिंगजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके डैड के कातिल का पता लगाए और फिर डिंगजी को कॉल पे उसका एक टीममेट एक नंबर बताता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। साथ ही उसकी टीम एक एक करके शिया, हान यूफे और टेंशिन का पीछा करती है। डिंगजी अब उस आदमी को इंट्रोगेट करने जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस आदमी के गले पे एक LSD स्टिकर लगा हुआ है। ये LSD एक तरीके का माइंड अलर्टिंग ड्रग होता है जो हमारे मूड और बिहेवियर को पूरी तरह बदल देता है। अब वो सर्विलेंस रूम में जाता है और CCTV कैमरे की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि वो आदमी पिछले 1 घंटे में किस किस के कांटेक्ट में आया। कुछ देर में ही उनको दिखता है कि एक हैट पहना हुआ आदमी उससे कुछ बात कर रहा था और उसी वक्त उसने वो LSD स्टिकर उसके गले में लगाया। डिंगजी उसकी पीठ देखकर ही उसे पहचान लेता है क्योंकि जब सेकंड एपिसोड में शरॉन्ग का खून हुआ था तो इसी आदमी ने डिलीवरी मैन के कपड़ों में उसके सामने आकर उसका रास्ता रोका था, जिसके कुछ देर बाद ही वो बिलबोर्ड उसके ऊपर गिरा था। डिंगजी अब उस आदमी की CCTV से फोटो खींचता है और अपनी कार की तरफ जाता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 मिनट ही होते हैं उस आदमी की डिटेल्स निकालने के लिए। कार में पहुंचकर वो अपना लैपटॉप खोलता है और ऑफिशियल डेटाबेस में उस आदमी की फोटो सर्च करता है। अब उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे होते हैं। जैसे ही उस आदमी का डेटा खुलता है डिंगजी का तीसरा लूप शुरू हो जाता है। इस लूप की शुरुआत में हम कुछ नई चीजें देखते हैं। पहली होती है लैन जो अपनी लैब में ही सोई हुई होती है। दूसरा एक औरत जो हॉस्पिटल बेड में अपनी आंखें खोलती है और वहीं फूजुंग भी नींद से जागता हुआ दिखता है। डिंगजी को फॉर्चुनेटली उस आदमी की कुछ डिटेल्स पता लग गई थी और वो उनको याद करके अब उसकी फोटो प्रिंट कर लेता है और अपना बोर्ड लगा के उसका नाम येकुन लिखता है। अब वो पिछली लूप की तरह ही सुबह सुबह एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और सीधा मुद्दे पे आते हुए कहता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक येकुन नाम के आदमी पर शक हुआ है, तो वो यूशेन से उसकी सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। उसके डेटाबेस पे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एक एड्रेस होता है जो कि 2 साल पहले डिमोलिश कर दिया गया था। अब डिंगजी काय से कहता है कि उसे किसी भी हाल में आज येकुन को ढूंढ निकालना होगा। इसके बाद वो अपनी सोच में खो जाता है जबकि बाकी लोग सब उसके ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते हैं। डिंगजी को याद आता है कि उसने तो उनको काम असाइन किया ही नहीं, तो वो पिछली लूप की तरह हर किसी को केस से इन्वॉल्व एक एक इंसान को फॉलो करने को कहता है और फिर वो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज पे लग जाते हैं। जब डिंगजी यूएनजी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि आज यूएनजी बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और वो ये देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अलावा बाकी सबका टाइम बिल्कुल सेम चलना चाहिए। शिया उससे कहती है कि यूएनजी अभी तक सो रहा है क्योंकि वो रात को घर लेट आया था। अब डिंगजी यूशेन के पास जाता है जो गैरेज से ही शिया को ट्रैक कर रही होती है। वो उसे पता करने को कहता है कि यूएनजी ने किन लोगों के साथ कांटेक्ट किया था। उसको पता लगता है कि यूएनजी सुबह 4 बजे तक सोया नहीं था, तो आज के दिन उसने जिसके साथ भी कांटेक्ट किया उनमें से कोई एक भी टाइम लूप ट्रैवलर स्क्विड हो सकता है, वरना डिंगजी के अलावा कोई और टाइमलाइन में चेंजेस नहीं ला सकता। लेकिन यूएनजी के स्केड्यूल में उसे कोई भी नया चेंजेस नजर नहीं आता। अब वो उसके घर वापस जाके किसी फाइल में एक एनवेलप को रखता है और फिर यूएनजी भी वहाँ आ जाता है। यूएनजी कहता है कि वो देर रात तक कॉल्स और ईमेल्स में ही बिजी था, इस वजह से वो सो नहीं पाया। कुछ ही देर में यूशेन उसे इन्फॉर्म करती है कि पिछली रात को यूएनजी सिर्फ लैन को ही कांटेक्ट कर रहा था। डिंगजी उससे पूछता है कि उन दोनों में से किसने बातों की शुरुआत करी थी और यूशेन कहती है कि लैन ने, तो फिर डिंगजी उससे कहता है कि वो उसे सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन यूशेन उसे वार्न करती है कि ये अलाउड नहीं है। पर डिंगजी उसे फिर से कहता है कि उसे उनकी बातों की सारी कंटेंट चाहिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।